निधि की जानकी माता मेरे पास सदा रघुपति के राम We are live. वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, मेरे छोटे भाई बहनों, सभी को बहुत सारा प्यार। वेरी गुड इवनिंग, बहुत सारा अभिनंदन, स्वागत सत्कार मेरे खुद का नटराज बैच में। फाइनली काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। लग रहा है थर्सडे के बाद में अब हम मुलाकात किए हैं। आज वेडनेसडे है और मुलाकात का अवसर शुभ है क्योंकि आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी में एंट्री कर रहे हैं। मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरे छोटे भाई बहन इस दिनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत किस चीज में? उन्हें पूरी तरह दृढ़ता से रोजाना 8 क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं। समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कमर दुख रही है, डेटा खत्म हो जा रहा है, कभी ईयरफोन गड़बड़ कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दृढ़ता से पढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। ये जो परिश्रम है ना, एक दिन जरूर पे करेगा। मैंने वो सारी टैक्टिक आप पर लगा दिए हैं जो खुद के साथ लागू किया करता था। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दिल्ली जब गया था तो शुरुआती 4 महीने में लगा के सारे सब्जेक्ट खत्म कर दिए थे और फिर कमरे में 2 महीने खुद को बंद किया, दबा के रिवीजन किया, एक ही बार में परीक्षा पास। पंचवर्षीय प्रोग्राम ही नहीं बनाना। परीक्षा सामने खड़ी है, हमें दिख रहा है, इसी बार फोड़ेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सोच रखा है। और जब सोच रखा है तो भैया हमने भी सोच लिया कि बच्चों को गोल गोल नहीं घुमाना है। कमिटमेंट दिया था 4 से 6 क्लास पढ़ाने का। रोजाना जो क्लासेस पढ़ाई जा रही है उनकी संख्या 8 से ज्यादा ही है। आज ये 9वीं क्लास शुरू हो चुकी है और भाई साहब बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है और आपको लेकर दुख भी। 10वीं क्लास भी जल्दी इकोनॉमिक्स की शुरू करने जा रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से हम लोग तो दृढ़ता से चालू हो गए। आप कितने तैयार हैं ये आप देख लीजिए। हाँ, समझदारी किस किस चीज में हो सकती है वो हम आपको बता दें। समझदारी इसमें हो सकती है कि कुछ बालकों को 8-10 घंटे बैठने में दिक्कत आती हो। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली हम एक तरीका बता देते हैं। आप अपने हिसाब से क्या पढ़ सकते हैं या हमारी क्लासेस? बिल्कुल। और वो कैसे? आप अगर लाइव नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि लाइव में तो अब मैं समय ले लेकर के बकवास कर करके टाइम पास कर रहा हूं, धीरे धीरे बोल बोल कर काम कटा रहा हूं, लेकिन आप तो स्मार्ट है ना। आप मेरी इसी क्लास को इस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं क्योंकि ये कई बार देखी जा सकती है। जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक देखी जा सकती है और जब तक देखी जा सकती है तो फायदा यह है कि मैंने जो पकड़ की, इस पूरी पकड़ को 1 घंटे सुनने की जगह आप आधा घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। वो कैसे? रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमारी क्लासेस 2x की स्पीड पर देखी जा सकती हैं और भी तेज स्पीड पर देखी जा सकती है। आपके ऊपर है ना। तो ये सारी सुविधाएं आपको पता रहे इसलिए बताना मेरा फर्ज है। लेकिन कुछ बालक है नहीं सर, कुछ क्लासेस तो हमें रिकॉर्डेड ही नहीं लाइव पढ़नी है, तो आपका स्वागत है। और मेरे प्यारे साथी जो मेरे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। शिवम, अंकित, राहुल, दीक्षा, नयंक, किरण, अनिकेश, अन्नू, पवन, आदित्य, हाँ जी, मनवीर, लोकेश, ज्योति, अंकित, उत्कर्ष, दिलीप, दीपक, राहुल, सभी साथियों का बहुत सारा गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार। 3 साल पुराना सपना पूरा हो गया मेरे एक बालक का मुझसे पॉलिटी पढ़ने का। तो चलिए सपने को साक्षात करने चलते हैं। देखो एक छोटी सी बात कर लूं मैं आपसे, बाकी बातें तो होती रहेंगी लेकिन एक छोटी सी बात और कर लेता हूं। ये जो मेरा 1 घंटे का सेशन आए ना, इस सेशन में चुपचाप पढ़ना, ये समझकर मत पढ़ना कि ये गुरुजी का कार्यक्रम है, गुरुजी ने अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, हमारे सर का अपना है तो इनसे सारी बातें, शिकायतें करनी है तो शिकायतें, तारीफें करनी है तो तारीफें, वो मत करना। मुझे भी जितने मेरे साथी गुरुजन पढ़ा रहे हैं ना, जो मेरे भी कई दिग्गज गुरुजन आपके क्लासेस में हैं, वो सबके साथ साथ मुझे भी एक टीचर कंसीडर करके ही पढ़ना।
डे 1 से मैं इसलिए ये क्लियर कर दे रहा हूं कि इसको ना, एक तो ये मत समझना कि सर आए हैं तो सर को अब हमको फीडबैक भी देना है, सर फलाना टीचर अच्छा कर रहा है, वो डिमकना गलत कर रहा है, उसके नोट्स नहीं आए, उसका ये नहीं हुआ। अगर आपको ये सब मुझसे वार्ता करनी है तो मैं संडे की संडे एक आपसे वार्ता करने का सेशन अलग से रख लूंगा, है ना। यहां पर आप मुझसे इन क्लासेस में कोशिश करिएगा कि आप मेरी इन क्लासेस को नित्य पढ़ें और इसका उपयोग केवल पढ़ने में करें, है ना। पढ़ते समय कोई भी टीचर पढ़ाए, शिद्दत से पढ़ने का तरीका क्या है। शुरुआती 5 मिनट सर से व्यवहारिक बातें हो गई, 50 मिनट सीरियसली पढ़ लिया, अंत के 5 मिनट फिर से हाय हेलो हो गया। सर को जो इंस्ट्रक्शंस देने थे जैसे मैंने आपको दिए ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ठीक है। शुरू करें तो एक बार लेके प्रभु का नाम एंट्री करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब जिनके जो भी कमेंट्री है ना, जो कि सर क्या नोट्स हैं, नोट्स आए कि नहीं, वो सब बातें होती रहेंगी। पढ़ लो, आज से पढ़ाई शुरू करनी है, पढ़ाई की बातें करते हैं अपन, ठीक है। बाकी दिन भर जो चलता रहता है वो साइड में है सब कुछ, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, आइए एंट्री करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था क्यों पढ़नी है आप सबको, सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब भारतीय राज्य व्यवस्था की बात हो तो राज्य व्यवस्था में आपका पाठ्यक्रम क्या कहता है। मैं आपका आज का जो लेक्चर है, क्योंकि ना तो मैंने आपको डेमो दिया, क्योंकि आप तो सब मुझसे इतना प्रेम करते ही हैं कि आप YouTube पर मेरा डेमो देख चुके थे, इसलिए मैं मुश्किल से 5 मिनट में आपको एक बार आपका इंडियन पॉलिटी का सिलेबस दिखा रहा हूं। मुश्किल से 5 मिनट में एक बार देख लेते हैं जल्दी से, है ना। तो हमारे सिलेबस का सबसे पहला भाग लिखा है भारतीय संविधान, उसके दार्शनिक तत्व, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार। इतना सा मैं आगे चला ही होऊंगा, इतनी देर में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो चेहरे पे तौरी आ गई होंगी, अरे यार ये तो पूरा हिंदी ले आया। लोड मत लो, तुम्हारी सारी चीजें अंग्रेजी में भी लिख कर लाया हूं, हर चीज हिंदी और अंग्रेजी में है। यहां से पढ़वाना शुरू करो तो यहां से पढ़ लेता हूं। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसॉफिकल एलिमेंट क्या है, भारत की संविधान सभा क्या है, भारत के संविधान की विशेषताएं क्या हैं, भारत के संविधान में कौन से संशोधन हुए हैं, भारत की प्रस्तावना क्या है, भारत के संविधान के मूल अधिकार क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है, इसके साथ साथ भारत के नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, इसके साथ साथ भारत में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, भारत में राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था क्या है, संसद किस प्रकार काम करती है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, कंट्रोलर ऑडिटर कैसे काम करता है, पॉलिसी कमीशन जो जनरल पॉलिसी कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये सब कैसे काम करते हैं। ये आपके सिलेबस में एक एक चीजें अच्छे से मेंशन्ड हैं, ठीक है। सारी चीजें मेंशन है। इनमें से जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज संविधान क्या है। अगर मैंने एक पेज पर आपके सामने संविधान हिंदी में दिया है तो मैंने दूसरे पेज पर संविधान इंग्लिश में दिया है। मैंने एक पेज पर राज्य के तत्व हिंदी में इंग्लिश में एक साथ दिए हैं। मैंने हिंदी में ये कंटेंट दिया है तो अगले पेज पर अंग्रेजी में भी दिया है। यदि ये कंटेंट मैंने हिंदी में दिया है तो इससे अगला कंटेंट अंग्रेजी में भी दिया है। जो हिंदी में है वो इंग्लिश में है, जो हिंदी में है वो इंग्लिश में है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि चैप्टर पढ़ते समय 1% भी परेशान ना हो। जैसे ही आज का सेशन खत्म होगा विद इन हाफ एन आवर या फिर थोड़ी ही देर में आपके टेलीग्राम जो कि आपके वीडियो के साथ साथ अटैच है वहां पर ये पूरा कंटेंट एज इट इज प्राप्त हो जाएगा। नंबर 1। दूसरी बात क्या हो सकती है, ये प्राप्त होने के साथ साथ आपको पीडीएफ के साथ साथ A4 फॉर्मेट में भी ये कंटेंट मिल जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये जितनी भी बातें मैंने यहां पर आपको दिखाई हैं, मतलब देखिए कैसे कैसे प्राप्त होगा। एज इट इज पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अभी टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा। बाद में इसका A4 बना करके मैं फिर से एक बार आपके इस पर डाल दूंगा एप्लीकेशन पर अपने वीडियो के साथ में, ठीक है। इसके साथ साथ भी ये सब सारे कारनामे हो जाएंगे। सारा चैप्टर कंटेंट देख लो एक बार, थोड़ा सा मन में जिज्ञासा आ जाएगी कि किस तरह का कंटेंट है, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या विशेषताएं होंगी, क्या होगा, सब मतलब आप सोचकर देख सकते हैं कि इतना तक कंटेंट के अंदर डाला गया है कि मेंबर राजस्थान से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन थे, अजमेर से कौन था, इवन पर्टिकुलर नेम वाइज तक लोग इसके अंदर डालेंगे क्योंकि ये राजस्थान का कंटेंट होने जा रहा है। इंडियन कंटेंट के अंदर भी राजस्थान की वैल्यू हमने रखी है। कब बैठक हुई, कौन सी बैठक हुई, कौन से समय पर हुई, एक एक जानकारी। यदि फैक्ट चाहिए तो फैक्ट को पढ़ने का तरीका सब सिखाऊंगा, सब बताऊंगा।
क्वेश्चन सीधे की सीधे बनेंगे, वो प्रैक्टिस में कराऊंगा। हर रविवार को होगा टेस्ट और उस टेस्ट में आएंगे इस तरह के सवाल जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। सारी चीजें आपके साथ नित्य चलने वाली हैं, यानी कि आपको 1% भी फिक्र नहीं करना है। आपने सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी है, तो सारी चीजों का समाधान भी आपको मिल जाएगा। इसके बावजूद भी जिन प्यारे प्यारे भाई बहनों ने मेरे साथ जुड़ करके सपना देखा है कि यह सारा कंटेंट उन तक पहुंचाया जाए, वो सपना भी मैं पूरा कर देता हूं। और वो पूरा करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपका जितना भी ये कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट जिसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, ये पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए मैंने यहां पर हैंड रिटन भी तैयार करवा लिया है। ये पूरा कंटेंट है जो हैंड रिटन है, जो यहां पर है वो यहां पर है। देखिए, जो कंटेंट यहां पर है वो कंटेंट आपके लिए मैंने हैंड रिटन भी तैयार करवा लिया है। ये संविधान सभा वाला चैप्टर है, ये संविधान सभा वाला चैप्टर रहा, ठीक है। एक एक चीज, इसके आलोचना क्या है, आलोचना क्या है, संविधान सभा की चुनौतियां क्या है, ये सब चीजें मैंने आपके लिए नोट्स में भी तैयार करवा दी हैं। तो कुल जमा अर्थ क्या है? कुल जमा अर्थ यह है कि आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी, फिर भी इसके बावजूद भी आप मेरी क्लास में बैठेंगे तो आप लोगों को अपने साथ में क्या लेकर चलना है? अपने साथ में एक रफ पेन पेपर लेके बैठना है, ताकि कुछ भी बात मैं बताऊं उसे फिर भी अपनी सहूलियत के लिए लिखना जरूर है ना। अच्छा, ये नोट्स की उपलब्धता कैसे होगी ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर नहीं पता है तो अब फिर से जान लीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है उस पर आज से नोट्स की बुकिंग चालू हो चुकी है। अगर आपको ये चाहिए नोट्स तो आप वहां जाइए, वहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है हैंड रिटन नोट्स का। अपना एप्लीकेशन अपडेट कर लेना। परचेज बैच जहां पर से किया था उसी के बगल में एक ऑप्शन दिया है हैंड रिटन नोट्स का, उसे क्लिक करिएगा और उसको क्लिक करके आपका कंप्लीट हिंदी मीडियम का पूरे की पूरे सब्जेक्ट प्रीलिम्स प्लस मेंस के, इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जितने भी बिहेवियर, लॉ, एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबका कंटेंट नटराज बैच के विद्यार्थियों के लिए मैंने 4000 रुपए में उपलब्ध करवाया है ना। तो आपको अगर चाहिए तो 28 तारीख से पहले ऑर्डर कर देना। अगर कोई आपका आउटसाइडर मित्र चाहता हो तो उसके लिए 4500 रुपए में उपलब्ध करवाए गए हैं सारे के सारे नोट्स। 9200 पेज के नोट्स हैं, 9200 पेजेस के नोट्स। 15 किलो का बक्सा है जो मैं आपके घर तक भिजवाने वाला हूं, है ना। तो आप में से अगर किसी को भी चाहिए वहां जाकर के आप इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। नटराज बैच के विद्यार्थियों के लिए 4000 रुपए क्यों है? आप वहां जाएंगे तो वहां पर एक कूपन कोड पूछा गया है, तो आप नटराज जैसे ही कूपन कोड डालेंगे तो आपको 500 रुपए ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। आपके रजिस्टर्ड नंबर से ही वहां जाइएगा, आपको ऑफ होकर के वो 4000 में मिल जाएंगे, ठीक है। सारी संभावनाएं, सारे डर खत्म कर दिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जान लें, मेरा ये कंटेंट यहां तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, वहां प्रॉपर तरीके से हिंदी में है, लेकिन जब मैं यहां पर अंग्रेजी करा रहा हूं और अपलोड करूंगा तो आपको चीजें अंग्रेजी में मिल जाएंगी, ठीक है। इससे ज्यादा और व्यवहारिक बातें ना हो, आज की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं सामान्य परिचय से। परिचय किस बात का कर रहे हैं हमने कहा हम संविधान का कर रहे हैं। सर ये संविधान है क्या चीज? मैंने कहा संविधान ये नियमों का, कानूनों का, परंपराओं का संकलन है जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए किया जाता है। बोले सर ये तो आपने परिभाषा है जो पढ़ के सुना दी। मैंने कहा अच्छा, आसान भाषा में समझना चाहते हो? बोले हाँ, एकदम आसान भाषा में समझाओ तब तो कोई मतलब है, बाकी परिभाषा तो लिखी हुई है, हम भी पढ़ लेंगे। तो चलो, हमने कहा आसान भाषा में समझ लो। मेरे प्यारे साथियों, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। मेरा वो देसी तरीका जिसे आपको समझना चाहिए वो अब समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात साथियों, हुआ क्या वंस अपॉन ए टाइम की बात बता रहा हूं। बाकी प्लीज कमेंट अब मैं आखिर में देखूंगा, बीच में देखूंगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप बोलिए मत, आप शांति से पढ़िए। हुआ क्या कि अपन सबको यह मालूम है कि देश का विभाजन 14 और 15 अगस्त 1947 को हुआ। ओके, 1947 को हुआ तो जो अखंड भारत, आज का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी देश उस समय जब एक हुआ करते थे, इनके समस्त भारतीय यहां खड़े थे। ये सब भारतीय थे, ये सब भारतीय खड़े हुए हैं। उस समय तो हम सब भारतीय थे ना, उस समय कोई पाकिस्तानी नहीं था, कोई बांग्लादेशी नहीं था, है ना, कोई कुछ नहीं था, सब खड़े हुए थे आराम से। अच्छा, अब खड़े हुए थे तो भाई साहब जैसे अपन बस स्टैंड पर खड़े होते हैं ना, बस स्टैंड पर खड़े होते हैं तो आप वहां देखते हैं बसें खड़ी होती हैं खूब सारी। और आजकल अगर आपने देखा हो तो जैसे ही आप सरकारी बस स्टैंड पर जाते हैं उसके गेट पर प्राइवेट बस स्टैंड वाला भी खड़ा होता है, प्राइवेट बस भी खड़ी होती है। देखिए कभी आपने,
अगर इस चीज का आनंद लिया हो, बस से यात्राएं की हो, तो आपने महसूस किया होगा जिस बस से आप यात्रा करने निकले उसके पैरेलली एक प्राइवेट बस वाला भी आकर खड़ा हो जाता है। और भाई साहब आपका प्राइवेट, यहां पर दो बस खड़ी हैं साहब, ये लीजिए एक बस और ये रही दूसरी बस, ठीक है, दो बसें खड़ी हैं साहब, बस नंबर 1 और बस नंबर 2, ठीक है साहब, बस 1 और बस 2, ठीक है, ये बसें खड़ी हैं साहब। अब इन बसों में क्या हो रहा है, ये सवारियों को टारगेट कर रही हैं कि आओ भैया बच्चू भाई के टांगे में बैठ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, चल रहे हैं भाई घाट गेट सिंधी कैंप, घाट गेट सिंधी कैंप, ये सब यहां पर आकर के चिल्लाना शुरू कर दिए, बसों में आ जाओ भाई, बैठ जाओ, अपनी बसें खड़ी हैं, बैठो साहब। आपको खड़ी होकर चिल्लाने दे, अपन को जाना ही नहीं है। जब आपके पास में मान लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है और बस वाला चिल्लाने लग रहा है भाई आ जाओ भाई पानीपत पानीपत पानीपत, मतलब इन क्यों जाना है मेरे को, आगरा आगरा आगरा, जाना ही नहीं है। अच्छा आपको दिल्ली जाना है, अचानक आप क्या देखते हो, एक बस वाला नाम ले रहा है दिल्ली, आपको एकदम कान खड़ा हो गया, हाँ यार दिल्ली में जाना है, भीड़ यहां खड़ी है, चलो दिल्ली की बस आ गई। एक दूसरा बस वाला कहता है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, चिल्लाना शुरू करता है इस्लामाबाद इस्लामाबाद इस्लामाबाद, आ जाओ हमारे साथ। मैं क्यों जाऊं इस्लामाबाद। अब भाई साहब यहां पर चर्चाएं शुरू होती हैं, क्या, दोनों बसों में बैठे हुए जो कंडक्टर्स हैं, जो चालक हैं, ड्राइवर्स हैं, वो चिल्लाने लग रहे हैं दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो। बोले क्या लोगे, अरे आपको मिलेगा मूल अधिकार, जीने का ऐसा अधिकार जो कि सबको बराबर कर देगा, एक ऐसा अधिकार अगर नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट चले जाना, एक ऐसा अधिकार जो आप सबको बोलने की आजादी देगा, एक ऐसा अधिकार आप कुछ भी धर्म रखते हो आपको मानने की आजादी देगा, एक ऐसा अधिकार आप कुछ भी खाएं, कहीं भी नौकरी करें, कहीं भी व्यवसाय करें, बिल्कुल सबसे अलग एक ऐसा राष्ट्र निर्माण हम करने जा रहे हैं। हमारे दिल्ली में इतना सब कुछ है, आओ हमारी बस में बैठो। इस्लामाबाद वाला चिल्ला रहा है अपनी बस में तो तभी आके बैठना जब आप इस्लाम मानते हो, मना नहीं है, लेकिन हिफाजत हम इस्लाम वालों की करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी बस पहले से ही डिक्लेयर्ड है। क्या डिक्लेयर्ड यह है कि हमारे बस के ड्राइवर का और बस का भी एक धर्म है। बोले क्या धर्म है भाई तेरे धर्म तेरी मुस्का, बोले साहब हम इस्लाम मानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम मानते हैं। सवारियां फिर कंफ्यूजन की स्थिति में, यार गजब हो रहा है, ये कह रहा है कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहा है केवल इस्लाम मानने वालों की हिफाजत करेंगे हम, बाकी अपने रिस्क पर आना, सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, अगर आपके सामान को कुछ होता है तो उसकी यात्री खुद जिम्मेदार होंगे। अब भाई साहब यात्रियों में हवड़-दबड़ मच गई। क्यों, क्योंकि यह बस स्टैंड का कुछ हिस्सा, इस बस स्टैंड का कुछ हिस्सा ऑलरेडी उस क्षेत्र में था जहां पर मुसलमान रहते थे और माइनॉरिटीज जो उस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या में कम थे वो भी रहते थे। जो कम संख्या में लोग थे उनमें डर मच गया, अरे बोले भागो यहां से। बोले क्यों, क्योंकि इनने तो डिक्लेयर कर दिया है कि केवल इस्लाम मानने वाले रहें और अगर बाकी को रहना है तो सवारी अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करे। हम तो राष्ट्र का धर्म बता रहे हैं इस्लाम, यानी राष्ट्र धर्म के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, इस्लाम मानने वाले चले आओ। चलिए साहब बहुत ही अच्छी बात है। इतनी देर में फिर आते हैं दिल्ली वालों की बारी। दिल्ली वाले चिल्ला रहे हैं इस्लाम मानो, सिख मानो, अपने आप को ईसाई मानो, बौद्ध मानो, जैन मानो, हिंदू मानो, जो मानना है, पारसी मानो, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। तो बोले मतलब तुम्हारा धर्म नहीं है तो फिर क्या तुम अत्याचार करोगे। बोले नहीं, सब धर्मों के विकास का कार्य करेंगे, सब धर्म संभाव के साथ रहिए तो हमारी बस में आइए। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों को ऐसा लगा कि यार ये प्रॉमिस थोड़ा अच्छा कर रहा है, और इसी कारण मेरे प्यारे साथियों देश के विभाजन में एक तरफ खड़ा हो गया सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाला हिंदुस्तान और एक तरफ खड़ा हो गया इस्लाम को साथ में लेकर चलने वाला पाकिस्तान। लेकिन सर केवल धर्म ही ऐसा कारक था क्या जिसके आधार पर ये लोग बट गए अलग अलग बसों में। हमने कहा शुरुआती कारक तो यही था, लेकिन शुरुआती कारक से काम थोड़ी चल रहा था। लोगों को आपको कुछ वादे करने थे देश की आजादी से पहले,
वो जो वादे करने थे ना, वो अंग्रेजों ने हमें आदेश के साथ करने की कही थी। कौन से आदेश? अंग्रेजों ने अपनी एक संविधान सभा बनाई थी कैबिनेट मिशन के माध्यम से। भारतवासी जो लंबे समय से संविधान सभा की मांग कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कर रहे थे, उनसे कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मांगों की पूर्ति होगी, तुम जो चाहोगे वो देंगे, बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा हम एक ऐसा देश चाहते हैं जिसमें हम नागरिकों को कुछ निश्चित व्यवस्थाएं दे सकें। बोले जैसे? बोले हम नागरिकों को निश्चित व्यवस्थाओं में उनको सबसे पहले मूल अधिकार दे सकें। एक मिनट रुको, एक मिनट, तुम क्या चाहते हो? बोले मूल अधिकार चाहते हैं। एक मिनट, ये क्या होता है वैसे मूल अधिकार? बोले ऐसा अधिकार जो हर व्यक्ति को दिया जा सके। सुनने में तो लग रहा है अच्छा। खत्म हो गया तो? अरे महाराज, कोई राशन की दुकान में भरा हुआ तेल, चाय, पानी थोड़ी जो खत्म हो जाएगा। तो बोले फिर? वो खत्म नहीं हो रहा। तो बोले फिर क्या होगा? वादा है ये। अच्छा, वही वादा नहीं यकीन, हकदार पाएंगे कैरोसिन। बोले हाँ बिल्कुल वैसा ही है ये वादा है। क्या वादा कर रहे हो? कि जो भी इस देश में रहेगा उस व्यक्ति को कुछ राइट दिए जाएंगे। बोले हम समझ नहीं रहे राइट का मतलब क्या है। बोले ऐसे समझ लो, अगर आप एक देश में आकर रहते हो जिसका नाम हिंदुस्तान है, तो आपको कोई भी व्यक्ति इस आधार पर नहीं कहेगा कि तू नीची जात का है इसलिए तू हमारे घर में नहीं आ सकता, तू नीची जात का है इसलिए तू पानी पीने कुएं पे नहीं जा सकता, इसलिए तू मंदिर नहीं जा सकता, इसलिए तू दुकान पर नहीं जा सकता। यार प्रॉमिस तो अच्छा कर रहे हो, अच्छा है। मान लो किसी ने ऐसा किया तो? बोले ऐसा किया तो हम कानून बनाएंगे। बोले अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि तुम जो अधिकार देने की बात कर रहे हो उनकी पालना में कानून भी बनाए जाएंगे। बोले हां ठीक है, अच्छी बात है, कानून बनाए जाएंगे, इसका मतलब और क्या समझे हम? बोले इसका मतलब यह समझो कि जब हम कानून बनाएंगे ना, बोले हां तो कानून की पालना करने के लिए हम पुलिस लाएंगे। अच्छा, मतलब पुलिस का शासन चलाओगे, यानी अंग्रेज ही हो तुम तो। फिर बात मानो तब तो प्यार से, नहीं तो फिर हथियार से। अरे महाराज, पुलिस सीधा काम नहीं करेगी। तो बोले फिर? अरे कानून की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट होगी, कोर्ट का शासन होगा, न्यायपालिका होगी। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें अगर कोई परेशान किया तो तुम न्यायपालिका चले जाओ। अरे जी हां, कौन सी न्यायपालिका चले जाओ? अजी सर, सुप्रीम कोर्ट। बोले क्या बात कर रहे हो? मतलब किसी ने मुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट चले जाऊं? अजी बिल्कुल। डाइजेस्ट तो नहीं हो रहा? अरे सर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आप नहीं हो पाए अगर ऐसा, हमारे खिलाफ शिकायत कर देना, सुप्रीम कोर्ट सरकार से हटा सकती है हमको। बोले यार ये तो नेक्स्ट लेवल काम कर दिया तुम लोगों ने। मतलब अगर ये काम नहीं हो पाए तो इसका मतलब तुम लोगों को मैं सरकार से हटा दूं। अरे बोले साहब आप जेल में डाल देना और बोलो। बोले यार भाई साहब गजब चीज दे रहे हो। अरे सर मजाक थोड़ी है, इस देश ने इंदिरा गांधी जी को भी प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया था। ये वो देश है जिसने अपने संविधान को इतना ऊपर रखा कि संविधान के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की पालना में इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द कर दिया। तभी तो रद्द होने पर देश में इमरजेंसी लगी थी। ये देश मजाक नहीं है, इस देश में संविधान वो है। बोले यार गजब चीज है यार ये तुम्हारा। एक बात बताओ, तुम ये जो बातें बोल रहे हो ये लिखित में दोगे? अरे सर प्रॉपर तरीके से तो लिखो। सर टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? सर 2 साल 11 महीने 18 दिन। बोले अच्छा भाई साहब इतना टाइम लगाओगे? बोले हां। उसके बाद क्या बनाओगे? संविधान बनाएंगे सर हम। ये है क्या संविधान? अरे सर रूल बुक है। हम वादा करके दे रहे हैं अपने समस्त भारतीयों को कि भाई इस देश में ये चीजें ऐसे ऐसे चलेंगी। अब फिर तो यार गजब चीज बना रहे हो आप। मतलब तुम्हारा देश संविधान से चलेगा? अरे सर मैं क्या गारंटी दे रहा हूं, एक ऐसा देश बनाने जा रहे हैं हम लोग जिस देश के अंदर हर चीज कानून के अनुसार, लिखित अनुदेशों के अनुसार चलेगी। इसका मतलब आपके देश में तो सबसे ऊपर संविधान है? बोले बिल्कुल सर, हमारे देश में तो ना हिंदू, ना मुसलमान, ना अंग्रेज, ना कोई ईसाई, कोई नहीं सर, केवल संविधान। बहुत बढ़िया चीज बना रहे हो यार तुम तो, मतलब एकदम गार्डन गार्डन कर दियो दिल। लिखित में दोगे? अरे सर लिखित में बात कर रहे हो?
बाइंडिंग करा के देंगे बकायदा, स्पाइरल बाइंडिंग, जैसे हम अपने नोट्स देंगे आप लोगों को। अच्छा, मतलब इतना कुछ। बोले आप ऐसे नहीं दोगे, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, नहीं सर। बोले लिखा हुआ तो इसमें भी है सर, लिखा हुआ है, किताब फॉर्मेट में नहीं है ना। एक मिनट, दोबारा बताना क्या कहा। लिखा हुआ तो है लेकिन किताब फॉर्मेट में नहीं है। बोले हां सर, किताब फॉर्मेट में नहीं है। मतलब लिखा हुआ हो और बाइंडिंग फॉर्मेट में ना हो तो उसे तुम मानोगे नहीं? मैं नहीं मानेंगे। तुम तो गजब लोग हो यार। भाई मजाक चल रही है सर, आपको तो यूं ही लग रहा है इंडिया यूं ही बन रहा है। इतने बुद्धिजीवी हैं, सब के सब वकील हैं हम, फौज है पूरी वकीलों की, फिर बना रहे हैं हम कानून। हाँ बताओ क्या करोगे। बोले अगर आप हमसे बाइंडिंग करवा लिए, बाइंडिंग करवा लिए का मतलब समझ रहे हैं, अगर आपने इन नोट्सों को एक साथ पिरो करके बाइंडिंग करवा दी तब तो हम उसे लिखित मानेंगे, नहीं तो ये तो अलिखित माना जाएगा। बोले यार देखो कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई? बोले कंफ्यूजन ये हो रहा है, अलिखित कैसे कह दोगे इसको, इसमें तो लिखा हुआ है सब कुछ। बोले सर सीधा सा उसूल है, बाइंडिंग है तो लिखित है, नहीं तो खुला हुआ है मामला, और खुले हुए को हम अलिखित मानते हैं। यार तो हम इतने दिन से क्या ब्रिटेन को यूं ही चला रहे हैं क्या? बोले हां चला रहे हो। बोले तुम लोग अपनी संसद को हमारी वेस्ट मिनिस्टर से कॉपी पेस्ट मारने की बात करते हो, हैं? हमारी संसद को, ब्रिटिश संसद को कॉपी मारने की बात करते हो और हमें ही ज्ञान दे देते हो। जी हां सर, आपकी कमियां दूर करनी चाहिए आपको। आपका संविधान अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अपन तो रिटर्न बनाएंगे, किताब होगी अपनी प्रॉपर, जैसे अपने नोट्सों की प्रॉपर 20 किताबें हैं, रिटर्न है, लिखित नोट्स है साहब। भाई साहब अंग्रेजों की हवा निकल गई। बोले यार तुम लोग तो गजब हो यार, इसका मतलब तुम्हारे कारनामे गजब है इसका मतलब जो भी चीज करोगे वो बाइंडिंग फॉर्म में करोगे। तो यही से सीख लेना, भारत ने नियमों की एक ऐसी किताब बनाई जिस किताब में हर चीज लिखित तो थी, साथ में बाइंडेड भी थी। अरे महानुभावों, अगर कोई आपसे पूछे कि रिटन और अनरिटन में क्या फर्क है, तो लिखित और अलिखित का सबसे बड़ा जो अर्थ है वो क्या है? भाषा के अंदर, संविधान की भाषा में अगर बाइंडेड है लॉज, सारे बात, सारे नियम, सारे कानून अगर एक ही जगह संकलित और बाइंडिंग में है, बुक फॉर्म में है, तो उसे लिखित संविधान माना गया। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है, और जिनसे हमने कॉपी मारी उनका अलिखित है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही हो। बोले यार गजब चीज दे रहे हो तुम। बोले यार एक बात बताओ, तुमने किताब लिख दी, मान लिया, जैसे अपन ने नोट्स लिख दिए, ये क्या है? ये नोट्स तो अपन ने नकल मार के लिखे हैं। कोई ना कोई 10-15 किताबें उठाई, अपने पुराने नोट्स उठाए, टीचरों से कहा कि अपने नोट्स दो और बना दो जो बना दिया। गुरुजी आप बड़े अच्छे आदमी हैं, खुद से स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि अपन ने तो नकल करके नोट्स बनाए। मैं कहा अपन ने नहीं भाई साहब, अपना तो इंडिया भी ऐसे संविधान बनाया था। मतलब अरे ऐसे ही तो काम था। जो काम हमने 2 महीने में किया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने उसी काम को 2 साल 11 महीने 18 दिन में किया था। कहना क्या चाहते हो? हमने कहना क्या चाहते हैं? दुनिया भर घूमे, दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें टेबल पर लाके रख ली, और टेबल पर लाकर रख ली और सारे बुद्धिजीवी बैठ गए चारों तरफ। बोले बताओ भाई, अपने देश में रहने वाले नागरिकों को छुआछूत से छुटकारा मिलना चाहिए कि नहीं? यस सर। एक बोला नहीं मिलना चाहिए। बोले वोटिंग करा लो भाई, ये कह रहे हैं ज्यादा लोग करना चाहिए, कर दो भाई। बोला अच्छा, मतलब जैसे सर हमारे नोट्स बने हैं ऐसे ही हमारा संविधान भी बना है। अरे हमने कहा उससे भी इंटरेस्टिंग तरीके से बना है। हमने तो 25 ही लोग बिठाए थे, संविधान निर्माताओं ने तो भरकर 389 लोगों की लिस्ट फाइनल करी थी एक ही बार में कि आ जाओ भाई, बैठेंगे सभी लोग, सभी देशी रियासतों से, फलाने से, सारी तरीके बताएंगे किससे कौन आया, कितने लोग गए, कैसे हुए। बोले इतने लोग बैठेंगे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर 10 लाख पर एक आदमी, देशी रियासत, सबसे बुलाओ, बोले जिसको बुलाना है आ जाओ। बोले गजब ही चल रहा है सर इसका मतलब है।
तो इसका मतलब ये तो गजब चल रहा है। गजब क्या चल रहा है सर? बोले गजब ये चल रहा है कि हमारा संविधान भी दुनिया भर के नोट्सों से एकत्र करके एक जगह संकलित करके बनाया गया था। बिल्कुल, ये तो हमने डे 1 में कह दिया था आपसे कि इसी तरह से बनाया गया था। अभी बीच में एक कमेंट लेने का मन कर रहा है, नाम उसका दिल खुश है, लेकिन वो दिल रोने जैसी बातें कर रहा है, रुदन कर रहा है, जिसको विलाप कहते हैं। वो विलाप है उसका कि सर हम आप पर पहले विश्वास करते थे, अब नहीं। उसका दिल टूट गया। बहुत छोटा सा दिल था, मच्छर जैसा, तेज हवा चली, दिल दुख गया उस बेचारे का। क्या है भाई तुम्हारा विलाप, जरा बता दो। दिल खुश और दिल दुख। सर पीडीएफ तो बोल ही रहा हूं प्राणी कि मैं इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। जो नोट्स यहां दिखा रहा हूं वही नोट्स वहां लिखे हुए हैं, यही सारी पीडीएफ मिलेगी। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही सारी चीजें आपको पीडीएफ में भी मिलती है। हां भाई, दिल दुखी प्राणी, कहां अटक गई तुम्हारी कहानी? दिल खुश भाग गया यार। हैं? सर नोट्स बनवा देना क्लास में, बस बाद में पीडीएफ से नहीं बना पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। मनीष कुमार गोठवाल, बेटा आपकी फरमाइशी संगीत नहीं है ना अपनी क्लास। गोठवाल जी, आपकी फरमाइशी संगीत नहीं है। आपने आकर मेरे ऊपर एहसान नहीं किया, खुद का जीवन सुधारना चाहते हो इसलिए आए हो। नोट्स पीडीएफ में डलेंगे, प्रिंट निकाल लेना अगर निकाल पाते हो, नहीं तो मोबाइल में से देखकर पढ़ लेना। मेहनत करनी है बेटा, मेहनत करना। मेरे ऊपर एहसान मत करो आप। किसी को भी ये गलतफहमी ना हो कि जो यहां क्लास में आ गया वो हम में से किसी भी टीचर पर एहसान कर रहा है ना। अपना जीवन बनाना है, अधिकारी आपको बनना है। और भैया सुनो, जो ये मुफ्त का ज्ञान दे रहे हो ना हमको, जो करुणा में अश्रु धाराएं बहा बहा करके कि प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मर गए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मरते तो तब बेटा जब वो लाख रुपया सामने वाला मांगता और चुप मार के तुम देखे आते, और देखे आते भी हैं हजारों की संख्या में, 25-25 हजार लाइन लग के, साहब ले लो पैसा एक ही बार में, और देखे आते हैं। छू तक नहीं निकलती तुम लोगों की। वो क्या होता है ना जी, जोर भी उसी पे चलता है जो जोर मान रहा होता है। आपको लगा कि यह आदमी भोला है, दिल का साफ है, इसके सामने रो दो, चिल्ला दो, तो थोड़ी तो शर्म कर लो। जिस मोबाइल में कम से कम इस वीडियो को देख रहे हो वो 10,000 का है, उससे कम में तो तुम्हारा जीवन बनाने का नोट्स दे दिया मैंने, कंटेंट दे दिया। आप तुमसे मेहनत भी ना हो ना भैया, तो ये रोते रहना, रो करके इस चेहरे को लेकर कहीं और जाना। मेरे ऊपर एहसान मत कर, गलती मत कर देना इस बात को। और ये जितने भी फर्जी लोग हैं ना जिन्होंने मास्टरों को दुखी कर रखा है इन दिनों कमेंट कर करके, बेटा एक एक को टर्मिनेट करने लगूंगा, फिर पहुंच जाना जहां जिसको पहुंचना है, ठीक है ना। बहुत हो गया प्यार सम्मान, इज्जत से रहना। बहुत सारे टीचर्स की कंप्लेंट आ रही है, अभी तक आप लोगों की बातें सुनता था, और जो टीचरों के नाम पर टीचरों की क्लास में आकर के ले लप कुछ भी लिखे जा रहे हैं। कुछ लोग कई कलाकार हैं, उन्हें लग रहा है कि चल कमेंट बॉक्स कौन देख रहा है, चलने दे। हमारी पूरी टीम 3-3 लोगों की बैठी हुई है जो कमेंट देखती है आप लोगों के। मेरे पर सबका फीडबैक आता है, ठीक है ना। तो ये दिल खुश दिल दुख हमके सबके नंबर पता है आप लोगों के, पिताजी तक का एड्रेस पता है। घर में आकर के कुटौती करवाऊंगा तुम्हारे घर वालों से, ध्यान रखना, समझ गए ना। थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, स्टाफ को भेजूंगा तुम्हारे घर पर, पिताजी के सामने बोलूंगा कि क्या कर दिया ये नौनिहाल, समझ गए। चुपचाप चिल मार के पढ़ लो, कोई सुनवाई करता नहीं है जहां जाकर पढ़ते हो तुम लोग, समझे। ज्ञान मत दो हमको, इस पूरे मार्केट के अंदर रहने वाले आदमी है पूरे टाइम। और ये जितने भी मास्टर लोग पढ़ा रहे हैं ना क्लास में, सब ऑफलाइन के उस्ताद हैं। इनने तुम जैसे ना जाने कितने पढ़ा के निकाल दिए, समझे। तो ये कमेंट बाजी मत करना बेटा, आगे से पहले बता दे रहे हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक 2 तरह का मिलेगा, क्लास से बैन हो जाओगे हमेशा के लिए, वो अलग है। ये मत समझना अंकित अवस्थी है ये थोड़ा सा क्लियर कर लो। लोगों को लगता है कि आदमी बाहर से नारियल होता है, चटाएं होती हैं, अंदर से सॉफ्ट होता है। मैं बाहर से सॉफ्ट हूं, अंदर से कितना रुद्र हूं, कभी फील्ड में चल के पूछना कि अंकित सर का जरा ट्रेलर बताओ क्या है, स्ट्राइक रेट 10 से पार है मालूम कर लेना, तुम्हारे कोई शुभचिंतक रहते हो राजस्थान में तो, ठीक है बेटा, ज्यादा मत बुलवाओ, नहीं स्ट्राइक रेट दिखाएंगे ना तो एक बार में कट लोगे, ठीक है। चलो अब बोल दे रहा हूं फुल एंड फाइनल, उसके बाद से टीम को बोल दूंगा कि यहां पर जितने भी बकवास कमेंट करने वाले हैं सबको क्लास से आउट करो, फिर ज्यादा रुदन मचाओगे, कोई सुनवाई और नहीं करेगा, पहले बोल दे रहा हूं, कोई भी नहीं करेगा, जहां मन में आ चले जाना,
ठीक है ना? इज्जत से पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है। और विद्या लेने का सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? विद्या को सम्मान देना। और विद्या को सम्मान देने से पहले गुरुजी की क्लास को ध्यान से सुनना। ठीक है? जरूरी है तुम्हें ट्रेलर देना। व्यवहार में बहुत कुशल आदमी हूं मैं, लेकिन कई बार क्या है ना, तार मजबूत हो जाने पड़ते हैं ना, तो फिर वो तोड़ना भी पड़ता है कि यार ये गलत खिंच गया। आ जाओ वापस से लाइन पे। चलो भाई, तो क्लियर क्या हुआ? तो भाई अब क्या हुआ कि बोले सर एक बात बताओ, इतने सारे देशों का कंटेंट उठाया गया। मैंने कहा भाई साहब पूछिए मत, अफ्रीका से भी उठा लाए, रशिया से भी उठा लाए, फ्रांस से भी उठा लाए। सर तो फिर एक बात बताओ, फिर तो ये नहीं कह सकते अपना तो सारा कट कॉपी पेस्ट है पूरा की पूरा संविधान। मैंने कहा नहीं कह सकते आप। बोले क्यों? मैंने कहा यार एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना। बोले पूछो। मैंने कहा यार अपनी रसोई में इतने सारे मसाले रखे हैं। बोले हाँ, फिर भी तुम्हें खाना तुम्हारी मम्मी के हाथ का पसंद क्यों आता है, खुद के हाथ का पसंद क्यों नहीं आता? ये क्या सवाल हुआ? मैं कहा यार दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। तुम्हारे किचन में जो सारे मसाले हैं ना, वो उस होटल में भी हैं जहां के जाकर के दुनिया लाइन लगाकर खाना खाती है। बोले हाँ। उस होटल में ऐसा क्या है जो और होटलों में नहीं है? सारे मसाले वही है, सारी सब्जी वही है, ऐसा क्या है? सर मां के हाथ में स्वाद है। अरे हम वही तो जानना चाह रहे हैं, मां के हाथ में स्वाद क्या है? मां के हाथ में स्वाद है मसालों को स्वाद अनुसार डालने का। स्वाद अनुसार डालने का मतलब समझते हो? आवश्यकता अनुसार डालने का। इसका मतलब नहीं समझते? मतलब ये कि कितना नमक, कितनी मिर्च, कितना धनिया, कितना पुदीना, सब पता है उनको। और उनको आपका भी पुदीना पता है कि कितना झेलोगे। मतलब समझ गए? मतलब ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं को भी पता था कि दुनिया में ज्ञान तो बहुत है, देना कितना है ये हमें पता है। अरे तभी तो हमारे साथ ही निकला था पाकिस्तान, हमारी सबसे बेस्ट जगह लेके निकला था। जिस सिंध को आज हिंद और सिंध में जो कंफ्यूजन है ना कि हिंद क्या है सिंध क्या है, वो असल में हमारी नाम और हमारी पहचान लेके निकला था। जिस सिंधु के कारण आज हिंदुस्तान की पहचान है, असल में वो हमारी पहचान लेकर निकला, हमारा पंजाब लेकर निकला, दोआब क्षेत्र लेकर निकला, सिंचित क्षेत्र लेकर निकला, सब कुछ बेहतरीन जगह लेकर निकला। कटोरा लेने पर मजबूर है। और हम लोग हर ऑड सिचुएशन लेकर निकले। वो एक धर्म, एक जैसी मान्यताएं, एक जैसे विचार के लोगों को एक साथ रखा और हमने विविधताओं को एक साथ रखा। जहां पग पग पर भाषा, पानी, विचारधाराएं, वेशभूषाएं, खान पान बदलते हो, वो देश सक्सेसफुली अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और वो देश जिसने सब कुछ अपनी मर्जी का लिया, जगह चाहिए तो ये चाहिए, लोग चाहिए तो ये चाहिए, रिसोर्सेज बराबर के चाहिए, पैसा इतना चाहिए, ये सब चाहिए, मुझको सेना दो, मुझे ये दो और वो दो, सब लिया और 71 के अंदर 2 टुकड़ों में टूट गया। यूं ही मत कह देना। देश का संविधान भले ही हमारा कट कॉपी पेस्ट हो, लेकिन स्वाद अनुसार चीजें डाली थी कि इस देश को चलाना है तो इसमें क्या क्या डालना है। अगेन ये जो नोट्स है ना हमारे, भले ही मैंने 10 किताबों से पढ़वा करके, भले ही मैंने 50 नोट्स में से निकलवा कर आपके लिए बनवाए हों, लेकिन इनको पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं अश्योर कर रहा हूं। और मार्केट में जो बिखरे पड़े हैं ना सो कॉल्ड यूनिकॉर्न लोगों के मामले, यूं ही फेल हो जाएंगे, कह रहा हूं मैं, मान लेना। आगे आ जाओ। तो कहने का अर्थ क्या निकला? एक लाइन में अगर हम बात करें तो संविधान क्या है, तो यहां पर देख लीजिएगा। संविधान है नियमों, कानूनों, परंपराओं का संकलन जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए किया जाता है, तो उसे संविधान कहते हैं। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो यह परिभाषा समझ में आई या नहीं आई, फिर आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, कमेंट देख रहा हूं, तब तक पानी की घोंट ले रहा हूं, बताओ। पीडीएफ डाल दूंगा मेरे भाई, कितनी बार बोलनी है? थम्स अप करिए। समझ में आया है? समझ में आया? कुछ कंसेप्ट बना, संविधान क्या है, संविधान की अभिव्यक्ति क्या है, समझ में आई?
एक वादा करता हूं, जिस दिन इंडियन पॉलिटिक्स खत्म होगी ना, आपको यूं लगेगा अब तक जी कहां रहे थे हम, और भारत के प्रति जो प्यार है ना आपके मन में, वो यहां पहुंच जाएगा। ये वादा कर रहा हूं। इंडियन पॉलिटिक्स जब खत्म होगी ना, अपने ऊपर विश्वास एक्सट्रीम पर, ऐसा लगने लगेगा अपुनिच भगवान है, खुद के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो जाएगा। ऐसे ऐसे अधिकार पता चलेगा जो भाई साहब ये भी अपने पास, अच्छा अपन ऐसा भी कर सकते हैं, हैं? ये सब पता चलेगा। चले क्लियर? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो संविधान की कहानी समझ में आई। अब संविधान के साथ साथ संविधान का शब्द विधान भी तोड़ लेते हैं। संविधान, संविधान का अर्थ क्या हुआ? संधि विच्छेद। हिंदी में सर पढ़ा रहे होंगे, हिंदी वाले सर पढ़ाएंगे आपको इसका संधि विच्छेद। तो यह है नियम अथवा कानून। फिर सर आपने तो कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा। आपने तो सब्जेक्ट का नाम इंडियन पॉलिटी बताया था। और सर एक बात बताइए, जो एम लक्ष्मीकांत आती है उस पे तो इंडियन पॉलिटी लिखी आती है, वो क्या होती है? मैंने कहा भाई राज व्यवस्था होती है। बोले मतलब? मैंने कहा जब संविधान को एक देश में लागू करने के लिए उस देश की सरकार द्वारा जो व्यवस्था की जाती है वो राज व्यवस्था होती है। ऊपर से गया, संविधान को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, संविधान तो खुद एक व्यवस्था है सर, उसको कोई क्या लागू करेगा? रुको जरा, एक मिनट सब्र करो, बताते हैं। बताओ सर बताओ, हमको ऐसे नहीं समझ में आता, आप बताओ। हमने कहा चलो तो बताते हैं। हाँ जी, मैंने आपसे क्या कहा? भारत के संविधान के अंदर जाति, लिंग, क्षेत्र, आपकी पहचान, आपका जन्म स्थान, इनके आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। तो कर दिया मैंने। तो मैंने सर किसी के साथ में यह कहा कि तुम महिला हो और महिला हो तो तुम मेरे घर में एंट्री नहीं करोगी। घर प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मंदिर में कह के दिखा। क्या बात कह रहे हो सर? सबरीमाला में कह दिया मैंने, सबरीमाला मंदिर में एंट्री बना कर दी, महिलाएं नहीं जाएंगी। बहुत बढ़िया यार, सबरीमाला मंदिर में आपने एंट्री बंद कर दी? बोले हाँ। और हाजी अली दरगाह में बंद कर दी? सर नहीं, अलाउड नहीं है। नहीं है तो नहीं है सर। वह क्यों नहीं है? मेरा तो संविधान कहता है अलाउड है, आप विभेद नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हो? सर मंदिर मेरा है, मेरी मान्यता है, मैं हिंदू हूं, मेरे को लगता है कि इस मंदिर में नहीं आना चाहिए, महिलाओं को तो नहीं आना चाहिए। आप कौन होते हो? मैं मुसलमान हूं, मेरे को लगता है हाजी अली दरगाह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो नहीं आना चाहिए। क्यों मैं जिद क्यों आप जिद कर रहे हो? आपने नहीं कहा था कि देश सेक्युलर बनाएंगे, आपने नहीं कहा था धर्म के आधार पर आजादी देंगे, आप ही ने कहा था, आपने संविधान में लिखा हुआ है, आपने कहा था सब धर्मों के खिलाफ वो हिफाजत करेंगे, और आज आप मेरा धर्म तोड़ने की बात कर रहे हो। और मैंने कहा यार ये तो फंसा दिया। एक तरफ तो तुम कहते हो कि लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, और एक तरफ तुम कह रहे हो कि धर्म के अंदर हम आपको आराम मुक्ति देंगे। फंस गए भाई साहब, बुरी तरह फंस गए। आओ जी सबरीमाला मामला देख लेते हैं। मामले को तो केवल चर्चा में ले रहा हूं मैं, संविधान की फीलिंग दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट करती क्या है। सुप्रीम कोर्ट का महत्व, सुप्रीम कोर्ट के प्रति इज्जत बढ़ेगी। अब जब शुरू होगा संविधान, इज्जत बढ़ जाएगी, राज्य व्यवस्था जान करके कि क्या चल रहा है महाराज। आइए बताता हूं। हां जी, सबरीमाला, सबरीमाला के अंदर हुआ क्या? मंदिर में प्रवेश को लेकर आंदोलन हुआ था, महिलाओं की एंट्री नहीं थी। अच्छा, हाजी अली में क्या हुआ? हाजी अली दरगाह में भी यही हुआ, एंट्री नहीं थी साहब, नो एंट्री हाजी अली के अंदर। तो बोले तो एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं है तो सर मुझे एक बात बताओ, आपने अपने मूल अधिकारों में मुझे एक लाइन बोली थी, राज्य, जाति, लिंग, आप, मैं तो सर यहीं अटक गया।
सेक्स के आधार पर, महिला होने के आधार पर विभेदन नहीं करेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, साफ लिखा हुआ है सर। तो मुझे यह बताओ कि इस देश के अंदर रहने वाले इस मंदिर ने या इस हाजी अली दरगाह ने मेरे प्रवेश से मुझे वंचित कैसे किया? मैंने कहा प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है सर, स्टेट की प्रॉपर्टी है। स्टेट की प्रॉपर्टी कैसे है? अरे सर, इस देश के अंदर कोई भी अनुदान अगर सरकार से प्राप्त कर लेता है तो वो स्टेट की प्रॉपर्टी हो जाती है। हमने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा फिर? बोले सर अलाउड नहीं है। मैं गया मंदिर वालों के पास, मैं भाई साहब पुलिस, बोले हाँ। मैंने कहा अलाउ करो भाई, महिलाओं को अलाउ करो। सर नहीं करेंगे। मैं क्यों? मूल अधिकार है, और अगर मूल अधिकार की पालना नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये लोग, और सुप्रीम कोर्ट से सीधा आदेश लेकर आएंगे और सीधा धुआंधार तरीके से एंट्री करेंगे। तो सर चले जाओ आप सुप्रीम कोर्ट। मेरा दिमाग सन्ना आ गया। मैं पुलिस देख के नहीं डर रहा तू यार? पुलिस आई तो गेट नहीं खोल रहा। सर सुनिए, मूल अधिकार ढंग से आप भी पढ़ लीजिए। क्या पढ़ ले? आपके मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मुझे दिया गया है। मैंने कहा अब ये क्या मामला आ गया? सर आपके मूल अधिकारों में रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। मैंने कहा किसको दे दी? अरे सर पढ़िए आप जाकर, संविधान उठाइए अपना। अच्छा एक चीज मैं आपको भी कह देता हूं, अगर उपलब्ध हो, जबरदस्ती नहीं है, खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने पास 2-3 किताबें अगर रखें तो ये अच्छा माना जाता है। मैं बुक्स रिकमेंड क्यों कर रहा हूं? आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैंने सारी चीजें अपने नोट्स में डाल दी हैं, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने से मैं इनकार आपको नहीं करूंगा। कुछ किताबों के नाम है, अगर संभव हो तो अपने पास रख लीजिएगा। एक किताब का नाम है पीएम बख्शी। पीएम बख्शी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। असल में ये बेयर एक्ट्स हैं। बेयर एक्ट्स, बेयर एक्ट्स का मतलब क्या हुआ? ये मेरी किताब नहीं है, मैं सजेस्ट कर रहा हूं। आपको चाहिए तो आप ले लीजिएगा, मार्केट में ऑनलाइन मिल जाती है। इसको कॉल सेंटर पे फोन कर करके बार बार मत पूछना कौन सी लेनी है, कौन सी लेनी है। जो सबसे लेटेस्ट एडिशन हो गूगल पे पता चल जाए। मेरे कॉल सेंटर वालों को भी नहीं पता है कि मैंने कौन सी किताब बता दी है ना। तो पीएम बख्शी नाम से बेयर एक्ट्स, यानी भारत के संविधान के मूल संविधान के आर्टिकल्स, उसके नाम पर बेयर एक्ट्स के नाम से पीएम बख्शी नाम से किताब आती है। नंबर 1। दूसरी किताब अगर आपको चाहिए, आपको अगर रखनी चाहिए, तो वो किताब है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत नाम की किताब हर उस बालक के पास होनी चाहिए जो समझता है कि उसे इंडियन पॉलिटी की समझ होनी चाहिए। एम लक्ष्मीकांत हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आती है, और पीएम बख्शी मेरी जानकारी के अनुसार केवल इंग्लिश में आती है। फिर भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी अगर किताब खरीदना चाहें तो यह किताब ले सकते हैं। तीसरी किताब, क्योंकि कल से जब मैं आपकी क्लास में आऊंगा तब से मेरे हाथ में भी वो 2 किताबें जरूर होंगी। मैं उन्हीं को कोट करूंगा बार बार, उन्हीं में से पढ़ के सुनाऊंगा चीजें। तो जब बेयर एक्ट्स के माध्यम से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी तो आप चीजें रिलेट कर पाएंगे, चीजें देखना सीखेंगे कि क्या चल रहा है भारतीय संविधान में। ठीक है। तीसरी किताब जो हिंदी मीडियम वालों के लिए रामबाण औषधि है, जो कि इंग्लिश मीडियम में नहीं आती है, वो है परीक्षावाणी प्रकाशन की किताब। परीक्षावाणी प्रकाशन ये हिंदी मीडियम वालों के लिए रामबाण औषधि है। पेपर, अधिकांश पेपर यहीं से फंसेगा, परीक्षावाणी से। परीक्षावाणी प्रकाशन की किताब आती है इंडियन पॉलिटी की। तो आप भारतीय राज्य व्यवस्था और हां, ये अंग्रेजी में भी आती है अगर मैं सही हूं तो। हाँ शायद ये इंग्लिश में भी आती है, मालूम कर लेना। आती है, इंग्लिश में भी आती है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो ये किताब, तो 3 किताबें मैंने बता दी, आप अपनी श्रद्धा अनुसार खरीद लें। इनमें मेरे में किसी का कोई कमीशन नहीं है, मैं बेचता नहीं हूं। अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, आपके मार्केट से कहीं से भी मंगा लेना। मेरे कॉल सेंटर पे कॉल करके मत पूछना। 3 किताबें जो बोलकर मैंने बता दी, मेरे कॉल सेंटर वालों को भी नहीं पता है। ठीक है, चलो ये क्यों बता रहा हूं मैं, इसके पीछे का काम क्या है मैं वो बताता हूं। असल में कहानी क्या है, इसको यूं समझिए कि जो बेयर एक्ट्स है ना, भारत संविधान के जो मूल अधिकार हैं, उनमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। अच्छा, यानी हमारे मूल अधिकारों में महिलाओं के अधिकार भी हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी, बिल्कुल, जिसमें कौन सी चीजें मानी जाएं, कौन सी चीजें रखी जाएं। हाँ भाई, एक तो मैं आप लोगों की हरकतों से बहुत दुखी हूं। मैं जो बातें यहां पर बोल रहा हूं, कई बच्चों को तो केवल सर नोट्स जयपुर में आएंगे तो कहां से मिल जाएंगे,
आपको दिक्कत ही नहीं है ना नटराज वालों को, तो मैं डिलीवरी चार्ज के बिना ही घर पे पहुंचा रहा हूं, तो आपको दुखी क्यों होना? डिलीवरी चार्ज के बिना ही पहुंचा रहा हूं ना। दुकान जब हमारे यहां पर उपलब्ध करवा देंगे, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तब हम बता देंगे भविष्य में। मैंने इसीलिए नटराज बैच वालों से डिलीवरी चार्ज नहीं लिया, अपने खर्चे से आपके घर ही भिजवा रहा हूं। आप परेशान मत होइए, है ना। आपको अगर यहां चाहिएगा, भविष्य में मिलेगा तब बता देंगे, अभी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हुआ? तो अब क्या बता रहे हैं हम यहां पे कि साहब अगर क्या कि बोले सर, अगर मान लीजिएगा, कहां चल रहा था मैं यार, हां, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अच्छे से मान सकता है, उसे प्रोपोगेट कर सकता है, उसके प्रसार की बातें कर सकता है। दोनों ही बातें मूल अधिकार में है। और जब दोनों ही बातें मूल अधिकार में है, तो सुप्रीम कोर्ट जाके बेचारी परेशान हो गए लोग। किन बातों को लेकर के? एक तरफ महिलाओं के मूल अधिकारों को लेकर, और दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लेकर। जब ये दोनों चीजें पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट खुद परेशान हो गई कि ये अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही देना है और ये अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही देना है। और जब दोनों अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देने हैं, तो ये क्या कन्फ्लिक्ट नहीं हो गया? क्या यह आपस में द्वंद्व खड़ा नहीं हो गया क्या? बोले हाँ, हो गया। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसले लेती है। आप में से कई लोग कई बार सवाल सोचते हैं ना कि जब हर चीज इतना अच्छे से रिटर्न है, तो इस रिटर्न चीज को करवाने की आवश्यकता क्या है? सुप्रीम कोर्ट जाते क्यों है? क्योंकि सेम चीज जब सुप्रीम कोर्ट में फंस जाती है कि दोनों ही बातें सुप्रीम कोर्ट की गारंटी में है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट फिर दोनों पक्ष सुनती है, मान्यताएं सुनती है, और फिर अपना लैंडमार्क वर्डिक्ट देती है। क्लियर है? नंबर एक। दूसरी बात, सबरीमाला वर्डिक्ट इसलिए मान्यता रखता है। दूसरी बात, सर लेकिन आपने एक चीज और कही थी। मैंने कहा बता भाई, अब मैंने और क्या कहा था? आपने कहा था संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं उसके लिए कानून बनता है। मैंने कहा बोला ना, मान लीजिए कि अगर आपको देश में अस्पृश्यता का सामना करना पड़े, मतलब आपको छुआछूत का सामना करना पड़े, कोई आपसे यह कहे कि तुम यार हिंदू हो, मुझसे मत अड़ो, यार तुम नीची जात के हो, मुझसे मत अड़ो, यार तुम ना इस दुकान पे इसलिए मत चढ़ो क्योंकि तुम फला कास्ट के हो। अगर कोई ऐसा करे तो आप, सर कहां जा सकता हूं मैं कहा सुप्रीम कोर्ट जा सकता। सर मेरे पास क्या, मैं छोटी सी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा क्या? है मेरे को इस दुकान वाले ने कहा, ए तू मेरे दुकान पे नहीं आएगा। बोले क्यों? तू हिंदू है। ए तू मेरी दुकान पे नहीं आएगा, तू इस जात का है, दूर रह दूर रह। सर किसी ने मुझसे ये कह दिया, मेरी प्रॉपर्टी है, तू बाहर जा यहां से। अब मैं इस बात के लिए वो दुकान में नहीं घुसने दे रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं? पागल हो गए हो आप? कौन सुन लेगा मेरी? वहां पे मैं जाकर कहूं कि माननीय मेरी बात सुनो, ऐसे सुनेगा कोई? बात तेरी भी सही है फिर। तो इसका मतलब यह हुआ, संविधान में जो बातें लिख दी हैं उसको पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने का भी तरीका होना चाहिए। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक पहुंचने का भी तरीका होना चाहिए। और नहीं तो क्या, हम क्या कह रहे थे, आपको इतनी देर समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें? मैं कहा रुकिए जरा। तो बोले क्या करें? हमने कहा चलो एक काम करते हैं। बोले बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा कि सांसदों, आप संसद में बैठे हुए हो, आपके पूर्वज संविधान लिखकर चले गए। आपके पूर्वज क्या लिखकर चले गए? संविधान लिखकर चले गए। अब आप लोग संसद में बैठे हो, कर क्या रहे हो? सांसद होने का मतलब क्या हुआ? बोले हम संविधान की रक्षा करने के लिए बैठे हो। जी रक्षा तो मैं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट है मेरा नाम, आप क्या कर रहे हो? बोले महाराज बताओ करवाना क्या चाहते हो? बोले कानून बनाओ। भूल गए क्या? संसद विधायिका की भूमिका में रहती है, लेजिस्लेचर की व्यवस्था में। मैं तो जुडिशरी हूं। न्यायपालिका बोल रही है कि यह व्यक्ति मेरे पास आया था, मैं तो जुडिशरी हूं, मेरे पास न्याय मांगने आया था, अब यहां तक आ नहीं पा रहा है। तुम लोग कुछ ऐसा क्यों नहीं कर देते कि न्यायपालिका के आदेश की पालना में या संविधान की आदेश की पालना में कोई कानून क्यों नहीं बना देते? सर हम बना सकते हैं क्या? यार मतलब तुम हनुमान जी होगा, तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी तुम्हारी पावर क्या है। तुम्हें न्यायपालिका जामवंत लग रही है जो याद दिलाएगी कि तुम्हारी पावर क्या है। बोले हाँ सर बताओ हमारी पावर क्या है। अरे माननीय, आपकी पावर है कि आप कानून बना सकते हैं। अच्छा, अरे हद हो गई यार। तुम्हारा नाम इसीलिए तो विधायिका है क्योंकि तुम विधान बनाते हो। अच्छा हम विधान बनाते हैं? हाँ भाई तुम विधान बनाते हो, चलो एक्ट बनाओ। अच्छा एक्ट बनाए हम? हाँ तुम्हें एक्ट बनाना है। कौन सा एक्ट बनाए? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ध्यान से सुन लेना।
भारत के संविधान में क्या लिखा? अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। उसकी पालना में संविधान ने क्या, संसद ने क्या बनाया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, सिविल नियम, एक्ट बना दिया। अब एक्ट होता क्या है? कानून। मेरा वचन ही है शासन। एक्ट वैसी पावर रखता है। एक्ट अगर बन गया तो जगह जगह जो खुले हुए चौकी पुलिस थाने हैं, आप सीधे वहां जाइए, कहिए माननीय सुनिए, फला एक्ट का उल्लंघन किया है उस व्यक्ति ने, मुझसे ऐसे कहा है, आप मालूम करिए उसने मुझसे ऐसे कैसे किया है। अब भाई साहब गजब ही हो गया यार ये तो। मतलब कुछ भी, कुछ भी, चाहे पॉक्सो एक्ट बनाओ, चाहे कोई सा भी एक्ट बनाओ, कानून ऐसे ही बनते हैं संसद के द्वारा। अच्छा, संसद ऐसे कानून बनाती है? बोले हाँ सर। तो फिर एक बात बताओ, संविधान के अनुरूप संसद ने कानून बना दिया, मजा तो आ रहा है सर। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने खुद ने कहा था कि जब संविधान को एक देश में लागू करने के लिए उस देश की सरकार द्वारा जो व्यवस्था बनाई जाती है, जो व्यवस्था बनाई जाती है, ये रही व्यवस्था, कानून, जो व्यवस्था बनाई जाती है उसे राज व्यवस्था कहते हैं। हमें राज व्यवस्था तो समझ में आ गई सर, लेकिन सर एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। क्या इंटरेस्ट पैदा हो गया? क्या इंटरेस्ट पैदा हो गया सर? इंटरेस्ट ये पैदा हो गया है, इंटरेस्ट पैदा सर हमारे दिमाग में ये हो गया कि सर अगर संसद ने कानून बना लिया और किसी ने उसकी बात ही नहीं मानी तो? मुट्ठी भर सांसद हैं, 140 करोड़ देश में वे देशवासी हैं, कानून बन गया तो कोई मानना ही नहीं तो? अरे मैंने कहा रुको, मानने के लिए भी व्यवस्था है। बोले कौन सी? अरे हमने कहा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। बोले सर गजब ही मामला चल रहा है? मतलब गजब, मतलब गजब क्या? कानून बनाए विधायिका, विधियों का निर्माण करे, कानूनों की पालना करवाए कार्यपालिका, और इन सब चीजों पर ध्यान रखे न्यायपालिका। सर मेरे को तो यह समझ में नहीं आ रहा इनमें से बड़ा कौन है। मेरे को तो यह समझ में नहीं आ रहा इनमें से बड़ा कौन है। क्या मतलब? लेजिस्लेचर बड़ा है, एग्जीक्यूटिव बड़ा है, या जुडिशियरी बड़ा है? मतलब लॉ मेकिंग बॉडी बड़ी है, लॉ एनफोर्समेंट बॉडी बड़ी है, या फिर बॉडी टू रिव्यू दी वैलिडिटी और इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बड़ी है? समझ नहीं आ रहा सर। बोले क्यों समझ नहीं आ रहा? सर ये मेरे लिए सवाल ऐसे हो गया। मैंने कहा क्या कैसे हो गया? सवाल कैसे हो गया? सर मेरे लिए तो ये सवाल ऐसे हो गया कि धरती पे अंडा पहले आया कि मुर्गी? मैंने कहा क्यों? संविधान पहले आया था, संविधान आया था। तो सर संविधान पहले आया था तो लो, वो कह रहा है कि मेरे से मत कह रहा, दुकान में मत आ मेरे, कर लो संविधान हाथ में लेके घुमाओ उसके, पीएम बख्शी के लिए घूम इसको लेकर के, यूं यूं दिखाता हुआ घूम। कुछ मान ही नहीं रहा, वो तो भगा दे रहा है मेरे को, भाग यहां से। हाँ बात तो सही है यार, फिर क्या करें? सर संविधान से कुछ नहीं होता। संविधान में लिखी हुई बातों को मानने के लिए वो तो संविधान सभा वाले लिख गए। देश तो गणतंत्र 26 जनवरी 1950 में बना है, संविधान तो उससे पहले लिखा गया है सर। उसके बाद में संसद आई, संसद मान ही नहीं रही, अब मैं क्या करूं सर? मैं कहा बात तो तेरी भी सही है, कानून बनाना पड़ेगा। लेजिस्लेचर को बुलाया, भाई कानून बनाओ। लेजिस्लेचर ने कहा सर कानून तो मैं बना दूं। लो कानून बना दिया। तो कानून बनाने वालों को अचानक घमंड हो गया, माननीय सांसद को अपने ऊपर घमंड हो गया कि न्यायपालिका वालों तुमसे कुछ नहीं होता, संविधान के जबरदस्ती कस्टोडियन बने बैठे हो, तुमसे कुछ होता थोड़ी है, हमारे करने से एक्ट बनता है। न्यायपालिका चुपचाप बैठी रही, बोले हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारे करने से होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बना लो बेटा बना लो, गुड। अब ये कानून पकड़ो और कानून पकड़ा दो उस व्यक्ति को जिसको कहा गया कि दुकान में मत आना। ले बेटा ले इस कानून को, ले दिखा दे उसको, जूम अंतर दूर भाग यहां से। कुछ नहीं हुआ। फिर सर एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। मतलब अरे सर लोग मानने के लिए पहले अधिकारी देने पड़ेंगे, पुलिस बिठानी पड़ेगी, शासन व्यवस्था बिठानी पड़ेगी, पीएम सीएम ये आईएएस आईएएस आईपीएस पीसीएस सब बिठाने पड़ेंगे, तब जाकर काम होगा। मतलब अरे सर एग्जीक्यूटिव बॉडी बिठानी पड़ेंगी, कुछ प्रोविजनल होंगी जो चुनकर आएंगी और कुछ ऐसी होंगी जो परमानेंट होंगी, आईएएस पीसीएस टाइप से हैं, आरएएस आरपीएस टाइप से बिठाने पड़ेंगे। मतलब ही नहीं तो फिर ये लोग खुश खुश घूमने लगे, कह रहे थे बड़े हैं हम,
काहे के बड़े हो रहे तुम हैं? बकवास करते हो, कुछ बड़े नहीं हो तुम, हमारे बिना कुछ नहीं हो। भाई साहब दिमाग खराब। इसका मतलब सबसे पावरफुल चीज तो एग्जीक्यूटिव थी, हम खामखा जी रहे थे। सांसदों ने माथा पकड़ लिया, अरे यार इससे अच्छा तो यार दरोगा ही बन गए होते यार, सारी पावर तो दरोगा लिए घूम रहा है? ये तो गलत हो गया। उधर न्यायाधीश माथा पकड़ के बैठा, यार यार मैं तो गलत ही न्यायाधीश बन गया यार, इससे अच्छा सांसद ही बन गया होता, कानून तो बना था। सब परेशान हो रहे। फिर आती है बात समझ में, क्या जिस नजर से आप देख रहे हो ना, भारत के मूल, भारत का जो संविधान है उस संविधान की व्याख्या में इन तीनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, ये मान्यता स्थापित की गई है और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब तीनों ही बराबर हैं। इन तीनों में से जो ये सोचता है कि वो बड़ा है, वो दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। और आजकल जो दिखता है वो समटाइम्स न्यायपालिका लोगों को ज्ञान बांटती हुई दिखती है, इसलिए उसे न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से आप जानते हैं, जुडिशियल सुप्रीमेसी के नाम से जानते हैं। आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो पार्ट, न्यायपालिका एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, ये लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि देश को चलाने में क्या चाहिए? राज व्यवस्था चाहिए। राज व्यवस्था चलाने के लिए क्या है? राज्य जरूरी है। अब सर ये राज्य क्या होता है? देखिए समय की मर्यादा है कि समय समाप्त हो गया है और चूंकि आपकी अगली क्लास है इसलिए आज पहली बार मैं टाइम पर क्लास में एंट्री किया और टाइम पर ही एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है, दिक्कत हो जाएगी, दूसरे टीचर हमसे नाराज हो जाएंगे। जब तक अकेला शासन चलता था सब सही था, अब गुरुजनों के आशीर्वाद में हमें भी काम करना पड़ता है आज, इसलिए यहीं रोकना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा एक बार थम्स अप करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपकी प्यार मोहब्बत हम तक पहुंचा दीजिए। और बाकी जो मैंने सूचना आपको दे दी है वो ये है कि अपने जो नोट्स है ना वो पूरी तरह अब आपके लिए हैंड रिटन ऑप्शन के अंदर उपलब्ध हो चुके हैं। जाकर अपने एप्लीकेशन को एक बार अपडेट करिए, उसमें परचेज के ऑप्शन के बगल में हैंड रिटन नोट्स का ऑप्शन आ रहा है। मात्र 4000 रुपीज में 9200 पेजेस का 15 किलो का नोट्स, जो और कोचिंगों का 4500 पन्ने का नोट्स 4500 में मिल रहा है, हम 9200 पेजेस में एक एक चीज, और सबसे बड़ी विशेषता जो नोट्स में है वो यहां है, यानी नोट्स में यहां जो लिखा है वही नोट्स में डलवाया है। इससे ज्यादा आपको क्या यकीन होगा? आप अंदाजा लगा लीजिए, जो यहां है वो नोट्स में है और ये रिटर्न फॉर्मेट में 9200 पेजेस अगर आप प्रिंट भी करवाएंगे ना, पागल हो जाएंगे, प्रिंट नहीं करवा पाएंगे। प्रिंटिंग की कॉस्ट अलवर जैसे शहर में 3 रुपए पेज मांग लेता है वो। अगर 1 रुपया में भी अगर वो एक पेज निकाल दे तो भी 9200 का होता है। इसमें मैं नटराज के विद्यार्थियों को 4000 रुपए में किताब बना के उनके घर तक भेज रहा हूं, ठीक है ना। हालांकि इसके अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज मैंने किया है और कुछ मतलब पब्लिशर ने भी किया है, लेकिन फिर भी ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो 28 से पहले पहले आप लोग ऑर्डर कर दीजिए, आपके ऑर्डर के अनुरूप ही हम लोग फिर आगे आप तक डिलीवरी पहुंचा पाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज और जान लेना, ऑर्डर करो चाहे मत करो, आपके ऑर्डर के बिना मरा नहीं जा रहा, जेब से पैसा जा रहा है। एक चीज जान लेना, 28 तारीख तक ऑर्डर लूंगा, उसके बाद अगले 3 दिन में प्रिंटिंग कंप्लीट होगी आप तक 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में, यानी अगले 10 से 15 दिन में आपके पास डिलीवरी पहुंचेगी। उससे पहले कान मत खाना, कॉल सेंटर को गलती से कॉल मत कर देना, वो बेचारे दुखी हो जाते हैं सर, हर चीज के लिए ये लोग फोन करके पूछते हैं, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच। और हां, मैंने नोट्स की डेमो भी डाल दिए हैं, उनको भी आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट की कैसे हैं नोट्स। अगर जमते हैं, लगने लायक है, लेने हैं तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।